नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे हम द हिंदू का एनालिसिस देखते हैं, जो प्रीलिम्स, मेंस और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्जाम में, उसके इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। हम ना तो ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज डिस्कस करते हैं और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस नहीं रखते, उस न्यूज की एनालिसिस हम नहीं करते, उसकी डिस्कशन हम नहीं करते, ताकि जितना भी टाइम हो उस टाइम में जो इफेक्टिवली जितना टाइम जो एग्जाम है उसी को ध्यान में रखते हुए जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी डिस्कशन करते हैं। तो जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आपके पास द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आता है और आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर एक लिंक पिन की गई है। उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.ieslifestyle.com की विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको द हिंदू के पीडीएफ और बाकी जो पेपर होंगे सब मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो शुरुआत करते हैं द हिंदू एनालिसिस की। उससे पहले अभी जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस का जो लेक्चर होगा हिंदी में, वो अवेलेबल होगा 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, आफ्टरनून सेशन में। ठीक है, और जब कभी भी कोई दिक्कत होगी या लेक्चर नहीं हो पाएगा या कोई एरर होगी, तो उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में आपको मैसेज के थ्रू पहुंचाई जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, तो उसमें अपडेट आते रहेंगे कि आज लेक्चर कब आने वाला है। अगर नॉर्मल शेड्यूल चेंज होता है तो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा दी जाती है। वैसे हम मंडे टू सैटरडे आफ्टरनून में डेली करंट अफेयर एनालिसिस करते हैं और संडे के दिन शाम को 3 से 5 के टाइम में आफ्टरनून सेशन के बाद, ठीक है, डेली करंट अफेयर एनालिसिस रहता है। तो उस प्रकार से हम अरेंजमेंट आप अपना कर सकते हैं डेली शेड्यूल में। और ट्राई कीजिए डेली बेस पे आप जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन है, ठीक है, ये लेक्चर है वो आप देख सके, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत में देख लेते हैं फिर से अपनी इंडिया चाइना पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसकी सारी डिटेल की इंफॉर्मेशन की चर्चा हम ऑलरेडी इन डिटेल कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी जो महत्वपूर्ण है वो डिस्कशन कर लेते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके। तो जैसे अपना जो इंडिया है और चाइना की हम बात करें, तो पीपल लिबरेशन आर्मी है, पीएलए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, काफी बार न्यूज में आता है पीएलए। ठीक है, यानी आपको समझना है कि जो चाइनीज पार्टी उसके बारे में बात की जा रही है, तो उनका क्या एग्रेशन दिखता है कहाँ पे, एलएसी पे। वो बार बार एलएसी को क्रॉस करके इंडिया में आ जाते हैं और इंडियन जो सोल्जर रहते हैं, ठीक है, वो उनको फेस ऑफ करते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, प्लस उनको पीछे खदेड़ते हैं। और इस घटना में, ठीक है, वो हमारे इंडियन सोल्जर के ऊपर अटैक करते हैं। और हमने डेथ की भी जो देखी गलवान वैली वाली, वो भी इश्यू आपको पता है। कहा क्या जा रहा है कि जैसे हमारे उसी गलवान वैली वाला इश्यू की बात करें, तो हमारे जो डिफेंस में जो टीम है, ठीक है, आर्मी, तो उनके अनुसार वो लोग एलएसी क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में आ गए थे। ठीक है, और वहां पे जब भिड़न हुई दो गुटों के बीच, चाइना और इंडिया के, तो उन्होंने इंडियन सोल्जर को मारा। काउंटर अटैक में इंडियन सोल्जर ने भी उनको मारा। ठीक है, लेकिन हमारे माननीय वडाप्रधान जी के द्वारा कहा जाता है कि कोई ना तो हमारी टेरिटरी में है, ठीक है, और ना तो हम किसी को अपनी टेरिटरी में आने देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि इंडियन जो व्यू है, ठीक है, पॉलिटिकल जो ग्राउंड स्टैंडिंग होनी चाहिए वो है नहीं। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन की यहाँ पर बात की गई है। ज्यादातर इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल और व्यू बेस्ड है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्वाड फॉर्मेशन का बताया था, जब मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड फॉर्मेशन की हमने इन डिटेल डिस्कशन की थी, जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, वो जो मालाबार एक्सरसाइज थी, जो इंडिया, यूएस और जापान के बीच था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट होना चाहता है, जिससे क्वाड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें 4 कंट्री होगी। तभी मैंने आपको बताया था कि चाइना के सोल्जर है वो एलएसी क्रॉस करके इंडिया में घुस जाते हैं, इंडियन सोल्जर पे अटैक करते हैं और उनको सोचना नहीं पड़ता है। और इंडिया ऐसा जो भी मिलिट्रिकल एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलिट्रिकल एक्सरसाइज है, कोई अलायंस तो है नहीं, ठीक है, इसको एक्सरसाइज बोलेंगे कि भाई अपनी जो नेवी है वो इंडियन पैसिफिक रीजन में और पैसिफिक रीजन में ये मालाबार एक्सरसाइज करती है, कि जिसके अंदर जितने भी नेवी इक्विपमेंट है, तो एक प्रैक्टिस की तरह कि भाई जब कभी भी इमरजेंसी हो
तो उनको कैसे एक्ट करना है उनको पता चले, इसके लिए एक्सरसाइज करती है। इसमें ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी इंडिया सोचती है। यानी आप देख सकते हैं कि चाइना इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन सोल्जर पे अटैक कर सकता है, उसमें उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ अक्साई चीन वाला एरिया नहीं, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया भी इसी सेम कंडीशन में आता है, जबकि इंडिया को कोई नेवी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और इससे चाइना क्या सोचेगा वो भी चिंता रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंडिया में एज अ सोवरेनिटी, एज अ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वो है नहीं। ठीक है, वो आप आराम से इसमें समझ सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन की डिस्कशन यहाँ पे की गई है। हालांकि पॉलिटिकल व्यू ज्यादा है तो ज्यादा फोकस करेंगे नहीं। दूसरी बात की गई है यहाँ पे जो कोरोना वायरस कोविड के जो केस आते हैं उनके बारे में, तो ये भी इंफॉर्मेटिव है, वो आप पढ़ सकते हैं। आज डिस्कशन में आपसे फिर से करूंगा जो नागालैंड है, ठीक है, ग्रेट नागालैंड, तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कशन तो किया ही है मैंने, लेकिन फिर से यहाँ पे रिपीट कर देते हो। रिपीट करने से पहले मैं आपको इसका जो मैप है वो दिखा देता हूँ, जिसमें जो ये ग्रेटर नागालैंड है वो एरिया मेंशन किया गया है, तो आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये आप एरिया देख सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन एरिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अपना अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, और ये यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर है, और यहाँ से म्यांमार है। अब आप यहाँ पे जितने कलर एरिया देख रहे हैं ये सारे एरिया में नागा पॉपुलेशन रहती है। तो जो नागा कम्युनिटी है उनका क्या कहना है कि भाई जो भी नागा पॉपुलेशन जहाँ पे भी रह रही है जब भी इतने इंडियन पोर्शन में, उसको आप ग्रेटर नागालैंड डिक्लेयर कर दो। ठीक है, जो ये डिमांड थी, अभी इसमें आपको दो गुटे भी याद रखनी होगी। एक NSCN IM है जो सबसे एग्रेसिव काम कर रहा है इसके ऊपर, जो ग्रेटर नागालैंड है उसके ऊपर, और बाकी ऐसे रीजन है, आप म्यांमार वाला भी रीजन देख सकते हैं जहाँ पे भी इंटरनेशनल क्या है, ये नागा पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। तो ये जो इंडिया वाला एरिया है जहाँ पे मणिपुर, असम, ठीक है, नागालैंड तो है ही, और अरुणाचल प्रदेश, तो ये जितने भी एरिया है जहाँ पे नागा पॉपुलेशन रहती है उन सभी एरिया को मर्ज करके एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की डिमांड की जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो ये असम, मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो टेरिटरी है, आप देख सकते हैं बीच में ये सब जो एरिया है, स्टेट का जो एरिया है, ठीक है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे कि भाई देखो, एक कम्युनिटी को ऐसे कर दिया जाए तो दूसरी कम्युनिटी की भी क्या डिमांड बढ़ जाएगी, भाई हमको भी ऐसा अरेंजमेंट करके आपको देना चाहिए होगा। ठीक है, आप जब भी ऐसा अरेंजमेंट करके दोगे तभी हम इसको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, ऐसी बात हो रही है। तो उसमें भी ध्यान रखना है सभी को, इसमें भी ध्यान रखना है सभी को कि आप जो भी कर रहे हैं तो उसमें आपको सभी का देखना है। ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमको इनका ही देख के आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसको काफी टाइम से रोका जा रहा है, जैसे पिछले जब हमने इसकी डिस्कशन की थी इन डिटेल, तभी इसके सारे पॉइंट है उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई ये आजकल का नहीं है, ये अपनी आजादी के पहले से इश्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये आजादी से पहले जो इश्यू चल रहा है वहां पे जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दी थी, ये फिर से एक रिपीटेशन आया है, इसलिए मैं आपको मैप के अनुसार दिखा रहा हूँ सारी चीजें कि अभी प्रॉब्लम क्या है और क्या करना होगा। तो वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो यही जो इन्फॉर्मेशन है रिपीट हो रही है, लेकिन एग्रेसिवली अभी काम कर रहे हैं, इसलिए फिर से न्यूज में आया है। तो इसका भी डिस्कशन अभी कर लेते हैं। तो बारी बारी से सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझिए, मैंने आपको जो ग्रेट नागालैंड एरिया है वो बताया। दूसरा कि भाई वहां पे जो नागा इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट होगा, उनका एक सोवरेन अपना खुद का एक अथॉरिटी होगी जो रूल करेगी, उनका खुद का फ्लैग होगा, ऐसी उनकी डिमांड है। अभी बात आएगी कि वहां पे जो NSCN-IM है वो एक्टिवली कार्य कर रहे हैं, और उनका अभी जैसे उन्होंने इंडिया को जो पॉलिटिशियन से बात हो रही थी तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी बात करते हैं, ठीक है, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, उससे आप सिर्फ टाइम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना एक बेस तैयार कर रहे हैं सेटलमेंट के लिए, क्योंकि आप ये जो डिमांड है उसको क्या करना चाहते हो, सप्रेस करना चाहते हो, तो ऐसी डिमांड रखी गई है। दूसरा कि भाई पहले NSCN है, ठीक है, वो एक ही गुट था जो कार्य कर रहा था, फिर उसके दो गुट में बढ़ गया। तो अभी जो बात कर रहे हैं हम, जो म्यांमार से ऑर्गेनाइज करता है वो है NSCN
खाफलांग, ठीक है। अभी इन्होंने भी क्या कहा है एक्टिवली कि भाई मान लो कि हम आपसे बात तो कर रहे हैं, ठीक है, उसके पॉलिटिकल लीडर है रवि, ठीक है, ये नाम भी आपने देखा हुआ है। तो वो लगातार बातचीत में जुटे हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि भाई आप जो ग्रेटर नागालैंड है उसको आप परमिशन दो, उसको आप लीगलाइज करो, ठीक है। तो वो वही कह रहे हैं कि आप देखिए एक्टिवली यदि काम कर रहे हो और कर देते तो ठीक है, वरना हम अटैक करेंगे किस पे, इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे, और अटैक करके हम कहाँ चले जाएंगे, सेफ हेवन, कहाँ पे, सेफ हेवन म्यांमार में। तो हमारा सोचना ये रहता है कि भाई ऐसा जो इंडिया में रह के ऐसा जो नागा पॉपुलेशन है, ठीक है, सभी तो इंडिया के वफादार है, पर ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो अपने जो पड़ोसी मित्र है, ठीक है, नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उनका क्या रहता है, उनका उनको सपोर्ट रहता है कि भाई आप ऐसा करो, आपको जो भी फंडिंग चाहिए, आपको भागने के लिए जो भी चीज चाहिए, जो भी सिक्योरिटी चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आप, मैंने जैसे बताया था मैप में आपको कि भाई जो नागालैंड है, तो वहां से जो म्यांमार वाला रीजन है वो वहां पे चले जाएंगे। जैसे म्यांमार और नागालैंड वाला एरिया है तो बॉर्डर से वो फ्रीली एक गांव से दूसरे गांव पे जा सकते हैं, ताकि वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपना अच्छे से काम कर सके। तो इसका इस्तेमाल करके वो लोग वहां से म्यांमार चले जाएंगे। तो म्यांमार में लोग जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आर्मी या जो सोल्जर है उनको नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इसी का वो लोग फायदा उठाएंगे। और आपको ये सब करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्स है उनका भी उन्होंने गठन किया गया था, ठीक है, जिसको नागा नेशनल काउंसिल की जाती है कि भाई इससे जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनाया जाएगा, जो मैंने आपको बातें सारी बताई है। हालांकि हालांकि ये नागा कॉन्फ्लिक्ट चला ही आ रहा है, देखे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो ज्यादा है। तो भाई जिसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर सोचना पड़ेगा सभी को, क्योंकि यदि इनकी डिमांड मान ली जाती है तो बाकी के भी जो एरिया है, ठीक है, वहां पे भी ऐसी डिमांड बढ़ जाएगी कि भाई हम कोई दूसरी कम्युनिटी रहेगी जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो भी अपना अलग से डिमांड करेंगे, और ऐसा सेम दूसरा काफी सारा रहेगा जो लोग डिमांड अपनी बढ़ाते जाएंगे। तो इस पे फोकस करने की बात की गई है। फिर से एक टर्म कल ही हमने डिस्कस किया था, अगर कल वाला सेशन आपने 7 सितंबर वाला सेशन नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। टर्म है नो डील ब्रेक्सिट। अभी ब्रेक्सिट यानी कोई एरिया नहीं है, ब्रेक्सिट में क्या है कि ब्रिटेन एग्जिट हो रहा है यूरोपियन यूनियन को, उसको शॉर्ट में ब्रेक्सिट बोलते हैं। नो डील ब्रेक्सिट यानी यहाँ पे याद रखना है कि भाई ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग क्यों हुआ, ठीक है। तो उसमें यूके ने दिया है कि भाई यूके सोवरेनिटी, कि भाई उसको क्या था कि भाई यूके को अपना जो प्रेजेंस है वो यूरोपियन यूनियन में नहीं दिख रहा था, और यूरोपियन यूनियन जो डिसीजन ले रहा था वही उनको फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो पूरा चीज क्या है। मान लो यूरोपियन यूनियन में मैंने जैसे आपको बताया पहले, इसमें 28 कंट्री थी, ठीक है, उसमें से यूके आउट हो गया तो अभी 27 बचे। इसका हमने डिस्कशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है और आप सभी को पता भी होगा। तो यूरोपियन यूनियन में कैसा था, वो उनका मेन पर्पस था कि भाई हम जो भी ट्रेड होंगे, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड होंगे, फिर अपने लोकल ट्रेड होंगे, फिर लोकल माइग्रेशन होगा, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो हम फिशिंग के लिए या कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए तो हम उसको इजी करेंगे, ताकि जितने भी पीपल है वो आसानी से अपने जो यूरोपियन यूनियन कंट्री है वहां पे जा सके, कोई बॉर्डर नहीं होगी, वो इजीली अपना ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि भाई मान लो जो भी कोई कंट्री है उसके कंपैरिजन में जैसे यूरोपियन यूनियन एज ए यूनियन काम करता था, ठीक है। तो लोगों का क्या होता था कि भाई लोग जहाँ पे बिजनेस मिल रहा है, जैसे कि मान ले हम यूके की बात करें तो लंदन में अच्छे से बिजनेस डेवलप हो सकता है, वर्किंग मिल सकता है, तो लोग वहां से ट्रैवल करके कहाँ पे सेटल होने लगे, यूके में, ठीक है, लंदन में सेटल होने लगे। तो इससे क्या हुआ, यूके का जो बर्डन है जो कैरी करना होगा वो बढ़ता गया, ठीक है। और इसका वो जो उनके वहां की लोकल पब्लिक थी, जो लंदन की पब्लिक थी, ठीक है, उसको प्रॉपर से जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन की खुद की कोर्ट थी, ठीक है, खुद की जो फॉरेन पॉलिसी के लिए कमेटी थी, काउंसिल थी, ठीक है, जो भी डिसीजन लगे वो सब में अप्लाई होगा। तो उसमें क्या रहता था कि भाई वो जो जो भी डिसाइड करे वो सभी को मान्य रखना पड़ता था, सबको फॉलो करना पड़ता था। जैसे यूके था तो सोवरिन, लेकिन आदेश किसका मानना पड़ता था, यूरोपियन काउंसिल है उसका। तो एक प्रकार से उनकी सोवरिनिटी का क्या है कि भाई अपनी जो आजादी है वो हमने दूसरों के हाथ दे दी। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले राजा लोग शासन करते थे, लेकिन अंग्रेज आ गए, ठीक है, तो उनको क्या दे दिया कि भाई डिसीजन पावर उनको दे दिया, टैक्सेशन पावर उनको दे दिया।
तो हमने क्या, हमारे राजाओं ने क्या गलती कर दी कि उनका जो पावर था वो पावर उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया। सेम ऐसी ही चीज, तो उससे अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए वो बाहर आ गए। अभी बाहर तो आ गए, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से बाहर तो हो गए, लेकिन आप कंट्री में वर्ल्ड एटलास में देखोगे तो यूरोपियन यूनियन सारी कंट्री एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़ी हुई है। तो कंट्री तो उठा के एक साइड से दूसरी साइड नहीं रख सकते। दूसरा मैंने बताया कि वहां पे कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, बॉर्डर थी ही नहीं, आप आराम से जो यूरोपियन कंट्रीज है वो एक दूसरे में आ जा सकती थी, ठीक है। तो अभी उनको बताना पड़ेगा कि भाई उनकी डील क्या रहेगी यूरोपियन यूनियन के साथ और बाकी कंट्रियों के साथ। बाकी कंट्रियों के साथ तो उनकी जो भी डील है उनको इंडिविजुअली देखनी है, क्योंकि पहले ये डिसीजन कौन लेता था, पहले डिसीजन यूरोपियन यूनियन लेता था। तो अभी उनको खुद को लेना है, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी वो यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे डील करेगा, उसकी डील उनको ड्राफ्ट तैयार करके, ठीक है, बतानी पड़ेगी कि भाई वो किस प्रकार से कार्य करेगा, उनकी इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या होगी, ठीक है, उनकी बॉर्डर को लेके क्या पॉलिसी होगी, बिजनेस को लेके क्या पॉलिसी होगी। यदि वो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो इसे करना भी चाहते होगे, ठीक है, तो एग्जिट क्यों होते हैं, एग्जिट हुए यानी उससे कोई भी पॉलिसी है जिससे यूके को प्रॉब्लम है इसलिए तो एग्जिट हुए। तो उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, उसकी भी जो रणनीति है ट्रेड से लेके वो अप्लाई करनी होगी, या तो वो क्या करना चाहते हैं वो उसको खुद डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए उनके पास जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर उनको डिसाइड करना होगा। अभी जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम इसका डिस्कशन भी आपसे कर लेंगे। इंफॉर्मेटिव है, देख लीजिएगा, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था और आज बाकी की इंफॉर्मेशन आज डिस्कस कर ली। अभी जैसे बात आई है बिहार में इलेक्शन की, तो नीतीश जी निकले हैं वोट पाने के लिए। खरीदने का शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, वोट लेना होता है, क्योंकि इसमें युद्ध इन्वॉल्व होती है, तो हम खरीदना नहीं कह सकते, हाँ ब्रेन वॉश कह सकते हैं। तो आप में से कितने लोग बिहार से वो बताइएगा, तो पता चलेगा कि भाई वहां पे नीतीश जी ने क्या अच्छा कार्य किया है और उनकी गवर्नमेंट आएगी कि नहीं आएगी। हालांकि काफी सारे बच्चों ने पूछा रहता है कि सर हमें हम किसी एक अपने जो लोकल एरिया रहता है, ठीक है, वो शायद फिर अपने स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर हो, एमएलए हो या हमारे लोकसभा के मेंबर हो, तो कैसे चुनना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेगा अपने एरिया में जो सबसे ज्यादा अच्छे से सोशल वर्क करता है, ठीक है, डेवलपमेंट अपना नहीं, यानी जो पर्सन खड़ा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है तब तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि अपने डेवलपमेंट में तो सब जुड़े हैं, अपना डेवलपमेंट नहीं, ठीक है। जैसे लालू जी बेस्ट एग्जाम्पल है घास चारे को लेके, आपको पता ही होगा, खुद का डेवलपमेंट नहीं, एरिया वाइज डेवलपमेंट, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर वो एजुकेशन में स्कूल कॉलेजेस बनाने से लेके हो, रोड का डेवलपमेंट हो, ठीक है, ऐसी कोई चीजें हैं जिससे लोगों का जीवन अच्छा हो, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा हो, ठीक है, तो ऐसा डेवलपमेंट। तो जिसको सोशल वर्क का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है और जो पढ़ा लिखा है, जो सोच सकता है कि भाई आने वाले जनरेशन है, ठीक है, उसी की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसे जो भी एमएलए या एमपी है उनका चुनाव करना चाहिए, ताकि आपके लोकल एरिया में डेवलपमेंट हो, क्योंकि जब कभी भी नीड होगी आपको अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर नहीं आते, वहां पे वही आते हैं जिनको आपने वोट दिया रहता है, ठीक है, अपने लोकल विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य, आप उसके ही हेल्प से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ये जबकि बिहार इलेक्शन में मैंने काफी बार देखा है वहां पे जो जात पात है और धर्म है उसको लेके ज्यादा इलेक्शन लड़ा जाता है, ना कि डेवलपमेंट को, एजुकेशन को और हेल्थ केयर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए, जो अभी युवाओं की सबसे बड़ी डिमांड है, ठीक है। इसलिए तो आप रोजगार के लिए ही तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई आप मुझे कोई भी एक रुपया नहीं दोगे तब भी चलेगा, हम तो बस खाली यूपीएससी में लोगों की सेवा करने के लिए निकले, ऐसे तो सभी तो नहीं होते, ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि भाई पैसे से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग में तो रहता ही है। तो सबसे पहले समझ लीजिए युवाओं का जो ये प्रश्न है, ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण है, ये इकोनॉमी बेस भी है, जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है, पॉलिसी मेकिंग से जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, और सोशल चैलेंजेस की बात करें तो जीएस पेपर 1 में भी आ सकता है, इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम के अंदर। और जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसके लिए यदि आप ऐसे भी पूछ लिया जाए तो वहां पे युवाओं की क्या स्थिति है और गवर्नमेंट क्या कर रही है करंट में और क्या करने वाली है, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो वो सारी डिस्कशन यहाँ पे की गई है, तो बारी बारी से सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं तो आपको पता चल जाए बात क्या हो रही है। सबसे पहले समझिए जो नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 की, तो वहां पे क्या बताया गया है कि भाई युवाओं की एज क्या है। तो युवा की एज है जो हम यूथ बोलते हैं 15 से 29 साल,
यानी उससे ज्यादा है तो आप युवा नहीं रहे ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतने एज की जो रहेंगे मेल या फीमेल उसको युवा कंसिडर किया जाएगा। तो इंडियन पॉपुलेशन के 27.5% युवा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो 2750 पर यूथ एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ में और फूड सब्सिडी में खर्चा कर रही है। टोटल अमाउंट है 90,000 करोड़, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसके अलावा जो स्टेट भी इन्वेस्टमेंट करेंगे यूथ के पीछे, उसको मिला के जीडीपी का 1% अभी हम युवाओं पे खर्च कर रहे हैं। तो एक डेटा हो गया। दूसरा डेटा की मैं डिस्कशन करता हूं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपको अपना डेवलपमेंट अच्छे से करना है, ठीक है, अभी डेवलपमेंट से जोड़ के करंट के टॉपिक को मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो। एक समय था जब चाइना इंडिया से पीछे था, ठीक है, इंडिया चाइना से आगे था। तो उस कंडीशन को देखो और आज की कंडीशन देखो, जहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपना जो यूथ है उसको प्रॉपर डायरेक्शन दिया, उसको स्किल किया, उसको एम्प्लॉय किया, ठीक है। उससे उनकी क्या हुई, उससे उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई, जीडीपी ग्रोथ हुई और आज वो इकोनॉमिकल हब हो गया, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि उन्होंने जो यूथ है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया, उनको एम्प्लॉय किया और उनके एम्प्लॉय में लगा के एक जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसका हब बनाया। तो यही इंडिया को भी करना था, लेकिन इंडिया नहीं कर पाया, ठीक है, कहीं ना कहीं, और अभी भी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अभी भी देखिए, ये अगर मैं आपसे बात करूं 27.5% ऑफ यूथ में, तो इसमें से मैक्सिमम पोर्शन होंगे जो भी एजुकेशन में होंगे या तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें से मेजोरिटी पोर्शन अनएम्प्लॉय होगा, ठीक है, बेरोजगारी होगा। वो क्या है? क्योंकि जो भी आपने देखा होगा, मैं आपने एक न्यूज आपके पास आई होगी कि भाई नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार वाला एरिया की मैं बात करूं आपसे, तो वहां पे चपरासी के जॉब के लिए जो पीएचडी क्वालिफाई है उन लोगों ने अप्लाई किया था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे एजुकेटेड भी पब्लिक ज्यादा है, स्किल पब्लिक भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वहां पे रोजगार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन है। और उसमें जैसे वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट जोड़ लेते हैं कि भाई यदि आपको अपना ग्रोथ करना है, अपना कंट्री डेवलपमेंट करना है, जीडीपी ग्रोथ करना है, तो आपको जीडीपी का 4% जो युवा है उनके पीछे खर्च करना होगा। जैसे इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम लेके आना होगा, जैसे हम इसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के रूप में देखते हैं। क्योंकि जो इकोनॉमिकल साउंड है, ठीक है, मिडिल क्लास और अपर क्लास, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी क्लास क्या रहता है भाई, जिनको किसी ना किसी तरीके से उनके परिवार का खर्चा निकलना है, तो वो लोग ज्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्किल पे फोकस नहीं कर सकते। उनको क्या है भाई, वो युवा हो गया है तो उसको काम पे लगना है और घर पे लाके पैसा देगा, तब जाके हम खाएंगे। तो बर्डन रहता है, दिमाग में प्रेशर रहता है, भाई घर भी चलाना है, ठीक है, फ्यूचर भी देखना है, तो क्या करना होगा। और काम काफी सारे कंडीशन में से देखा भी गया है कि लोग काम करने के लिए तो तैयार है, लेकिन जॉब ही नहीं है तो काम क्या करे। दूसरा, यहाँ पे बताया गया है कि भाई इसके उपाय क्या होने चाहिए, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि भाई इंडियन यूथ गारंटी स्कीम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर उनको लाना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। या यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात हो रही थी, ठीक है, जो अभी कोई कर नहीं रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि कोई उस पर फोकस ही नहीं कर पाए। उसका भी अलग रीजन है, वो भी डिस्कशन करेंगे, उसका भी क्या हो सकता है। और बाकी यहाँ पे बात की गई है कि भाई जैसे अपना रूरल एरिया है, जहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो एक्ट है उसके अंदर लोग कार्य करते हैं, ऐसा सेम अर्बन एरिया में यानी सिटी एरिया में भी होना चाहिए, ठीक है, गांव जैसा, ताकि वहां पे भी जो लोग इस स्कीम का बेनिफिट लेके कार्य करना चाहते हैं वो कर सके। इससे ज्यादा बेनिफिट तो है नहीं, फिर भी जितना भी हो सकेगा उतना कार्य चलेगा। दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बेरोजगारी, उस पर एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है कि भाई इसके उपाय क्या होने चाहिए। तो एक तो सबसे पहले आएगा सबको एजुकेट करना है, ठीक है, सबको एजुकेट करना है, क्योंकि एजुकेशन होगा तो जितनी ही एजुकेशन बेस्ड जॉब होगी वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहते हैं कि भाई जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना या कोई भी हार्डवेयर रिपेयरिंग करना या कोई भी जो बेसिक नीड्स है, ठीक है, बेसिक नीड्स में क्या रहेंगे, जैसे नॉर्मल ऐसे बिजनेस के जिसमें स्किल चाहिए, ठीक है, एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। जैसे कि भाई कोई भाई इंजन रिपेयर करना, एसी या इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर करना, ठीक है, जिसके पास है एजुकेशन उसका तो टेंशन नहीं, लेकिन बाकी सबको क्या करो, आप स्किल कर दो, ठीक है। लोहे का कोई काम है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, ऐसा सब जो काम है जिसमें इसको स्किल चाहिए, इसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं, तो ऐसा प्रोवाइड करो ताकि वो परिवार अपने से कार्य कर सकते हैं और युवा आगे बढ़ सके, जिससे डेवलपमेंट भी हो,
ठीक है, और युवाओं को रोजगार भी मिले। तो इस चीज पे फोकस किया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं आज ही जो आई है इमेज उसमें। तो आप जैसे पहले शुरुआत समझ लीजिए कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे कौन से मिनिस्टर है, नाम कहने का जरूरत है नहीं क्योंकि सर पे बाल नहीं है। बाकी समझ लीजिए एनएसए के थ्रू ये लोग एक्टिविज्म, क्रिमिनलिज्म, जर्नलिस्ट और जो इनोसेंट पीपल है यानी सामान्य लोग हैं, सबको जकड़ रखने का काम करते हैं, डाइवर्ट करने का काम कर ले मेनली। तो अपने काम का नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ विस्तार करें तो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन अभी अपने वो यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं है। यदि हम आम इंसान है और बात करें तो इस पे घंटों बात हो सकती है। फिर है इकोनॉमी रिवाइव की जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, जो अपने को एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे इसमें काफी सारी बातों की चर्चा है, तो पहले से शुरुआत कर लेते हैं क्या क्या बात हो रहा है। तो जैसे कि पहले आप सभी को पता होगा कि भाई इंडियन जो फर्स्ट क्वार्टर था 2020, ठीक है, उसका जो जीडीपी है वो -33.9%, नियर अबाउट 24% डाउन है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में। तो वही दिखाया गया और बाकी बताया गया है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपको जीडीपी टर्म याद रखना है, क्यूमुलेटिव जिसमें हम देखते हैं जो स्टेबल होना चाहिए, जो कि इंडिया का स्टेबल है नहीं। दूसरा बताया गया है जो एफएमसीजी है यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, उसकी डिमांड भी कम हुई है रूरल एरिया में। रीजन क्या है कि भाई लोगों के पास जितनी भी सेविंग थी वो सारी सेविंग लोगों ने क्या की है, लोगों ने संभाल के रखी हुई है, ताकि क्या ना हो, ताकि क्योंकि जब तक बिजनेस शुरू नहीं होता है, ठीक है, तब तक तो पता नहीं है भाई काम कैसे होगा, पैसे कब आएंगे। तो लोग अपनी जो डिमांड है, फिजूल की डिमांड कह सकते हैं, बाकी जो खाने पीने की चीजें चाहिए वो तो इस्तेमाल हो ही रही है, तो बाकी की जितनी भी डिमांड है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो इसके वजह से मार्केट में जो डिमांड होनी चाहिए वो नहीं रही है। दूसरा, अपने जो 8 कोर सेक्टर है, ये जो डेवलपमेंट में ही रहते हैं किसी भी इकोनॉमिकल क्राइसिस में, तो उसका भी डेवलपमेंट रुक गया है और उसका भी जो ग्रोथ है वो -0.2 हो गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आती है जिसकी मैंने डिस्कशन की है, वो है 8 कोर सेक्टर। तो ये 8 कोर सेक्टर में आते कौन कौन से सेक्टर, तो उसकी भी मैंने डिस्कशन की है, लेकिन फिर से यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले आएगा कोयल, ठीक है, इसका अरेंजमेंट अलग अलग है, वेटेज भी अलग अलग है। ध्यान से देखना है तो आप क्या कीजिए, इसको पुश कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, और पुश करने के बाद आप ध्यान से देख लीजिए, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये अपने 8 कोर इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसके ऊपर कोर यानी ऐसी इंडस्ट्री, जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसकी नींव यानी उसका जो बेस है वो बेस, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, जिसको कुछ होना चाहिए नहीं, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये अपने 8 कोर इंडस्ट्री है, तो इसका भी ग्रोथ क्या है, माइनस में, ठीक है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो रूरल एरिया है तो वहाँ पे जो मनरेगा स्कीम है उसके वजह से फायदा हुआ है। और दूसरा कि भाई वहाँ पे जितने भी लोग गाँव गए तो जिनकी जमीन थी, जिन्होंने खुद ही अपना अनाज बो के उगाया है, तो उसमें बारिश भी अच्छी हुई, ठीक है, तो फसल अच्छी हुई तो उनको इनकम हुई। जो बाकी के मजदूर थे जिनके पास खेत नहीं था, काम नहीं था, उन्होंने मनरेगा के अंदर काम करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो गांव की स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन वो इतनी भी नहीं सुधरी है कि हम खुशियां मना सके, ठीक है। फिर बात की गई है कि भाई गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता था ओपन मार्केट में वो भी 24% ही है, जो ज्यादा होना चाहिए था, स्पेशली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो उस पर भी ध्यान देना है। और दूसरा यहाँ पे टर्म की बात की गई है, वो है सस्टेनेबल इंक्रीजेबल जॉब अपॉर्चुनिटी। अब सस्टेनेबल क्या होता है वो देखिए, सस्टेनेबल होता है उसको स्टडी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव ग्रोथ, आप समझिए। ग्राफ से बाद में बात करूंगा, पहले सिंपल सिंपल आपको बता देता हूँ। यानी मान लो कि भाई पहले जो जॉब के एम्प्लॉय लोग थे वो 50 थे, फिर उसमें मान लो 25 जुड़े तो 75 हुए, ठीक है, 75 हुए, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आई तो 80 हुए, फिर फिर ग्रोथ हुआ तो 20 का ग्रोथ हुआ तो 100 हुआ। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं कि जो सस्टेनेबल स्टडी ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आती रही लेकिन ये जो पुराना डिजिट है उससे गिरे नहीं, ठीक है। यानी 50 से 75 हुए, फिर 48 या 40 नहीं हुए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टडी ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, तो जो क्यूमुलेटिव बढ़ता है। जबकि अभी अपनी हालत आप इस मैप के अनुसार देख सकते हैं, ये मैप नहीं देखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पहले ग्रोथ होता है, फिर डिग्रो हो जाता है, फिर ग्रो होता है, फिर जैसे पुरानी कंडीशन पे आ जाता है। इसको हम स्टडी ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे, सस्टेनेबल इंक्रीजिव जॉब अपॉर्चुनिटी, रूरल एंड
अर्बन एरिया, तो ये अब सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एम्प्लॉयमेंट को लेके गवर्नमेंट भी काफी सारे स्टेप लेती है, फिर भी इंडिया में बेरोजगारी इतना है कि वो कम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी कंपनी बंद हो जाए तो और बेरोजगारी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बजाय अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होते हैं। तो इसकी भी डिस्कशन मैंने आपसे यहाँ पे कर लिया। अभी एक इंफॉर्मेशन और भी आए हैं, उसका भी डिस्कशन बारी बारी से कर लेते हैं। याद रखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस रखती है उसी चीज की डिस्कशन करना योग्य होगा। बाकी इंफॉर्मेशन काफी सारी आई है, ठीक है, सभी को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण है उसका ही डिस्कशन आपसे करें तो अच्छा रहता है। फिर अपने अगस्त में जो बारिश हुई है वो 1926 से भी ज्यादा हुई है, ठीक है, नॉर्मल बारिश से, उसी की इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। और बाकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड में मैं बात करूं तो जो श्रीलंका है वहां पे 20th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर अपडेट्स आए हैं, तो उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने आपसे जो 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था और 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, किसका, श्रीलंका का, उसकी डिस्कशन की थी। तो शुरुआत कर लेते हैं। पहले वहां पे जैसे राजपक्सा जी है, ठीक है, उनकी सरकार आई है, तो वहां पे जो गोटाबाया राजपक्सा है, जो अभी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, तो अभी बताया क्या गया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। अभी ऑल पावर आफ्टर 20th अमेंडमेंट के द्वारा ऑल पावर प्रेसिडेंट के पास आ गई है, पार्लियामेंट रबर स्टैंप हो गई है। कंपैरिजन देख लेते हैं इंडियन की, तो इंडिया में सारे पावर पार्लियामेंट के पास होते हैं, और पार्लियामेंट में भी गवर्नमेंट रूल कहाँ पे करती है, लोकसभा में, यानी सारे पावर लोकसभा में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर उनके पास रहती है, जबकि हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस को रबर स्टैंप ऑफिस बोला जाता है। ठीक है, तो इतना कंपैरिजन आप याद रखिएगा, कंपैरिजन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जिक्र हुआ है 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 2015 में किया गया था। वहां पे क्या किया गया था कि भाई जो प्रेसिडेंट है उसका टर्म कर दिया गया था 2 साल का, 2 बार का, और 5 साल के लिए। ठीक है, यानी लिमिट कर दिया गया था, सेम एज ए यूएस। डोनाल्ड ट्रम्प जी है वो 2 बार इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर खड़े रहे तो, ठीक है, जीतते हैं तो, उसके बाद वो खड़े नहीं रह सकते। तो इससे पहले क्या था कि भाई नॉर्मल जो भी कोई रिक्रूटमेंट था, ठीक है, तो वहां पे अलग अलग जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी या काउंसिलिंग थी वो करती थी। लेकिन 20th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वो सारे पावर सेंट्रलाइज कर दिए गए, किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो पार्लियामेंट अभी यहाँ पे रबर स्टैंप हो गया। इतने चेंजेस है जो महत्वपूर्ण है, बाकी सारी हिस्ट्री दी गई है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस रखते नहीं है, जितना इंपोर्टेंस था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। बाकी फ्रंट पेज पे न्यूज देख लेते हैं। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट किया इंडिया ने, इंडिया 4th कंट्री बन गई है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हाइपरसोनिक जो है उसको आपको याद रखना है कि अपनी जो बोलने की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है, उससे 6 गुना ज्यादा स्पीड से ये मिसाइल उड़ सकते हैं। ठीक है, अटैक कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ मिसाइल भी आपको पता होना चाहिए, और डेवलपमेंट किसने किया है, डेवलपमेंट की है डीआरडीओ का। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कौन सी मिसाइल, हाइपरसोनिक टाइप है, सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, तो ये हाइपरसोनिक है। ठीक है, आपको ये भी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है, तो इसकी मैंने डिस्कशन आपसे कर ली। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों तक ये पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली करंट अफेयर लेक्चर का टाइमिंग रहेगा 1 से 2, ठीक है, आफ्टरनून में टाइमिंग रहेगा। और यदि कोई चेंजेस रहता है तो आपको टेलीग्राम चैनल में नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।